देखिए, मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। जनता सेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। हम अपने परिवार में ही थे पहले भी, और अब परिवार को और मजबूत करेंगे ताकि मेवाड़ के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि मावली हो, वल्लभनगर हो, उदयपुर शहर, यानी जनता सेना का कहीं न कहीं नीचे ऐसा काम फैला हुआ है कि जो पार्टी के लोग हैं और पार्टी से असंतुष्ट चल रहे वो हमारे से जुड़े हुए हैं। जनता सेना का विलय होने से निश्चित रूप से सारे ही कार्यकर्ताओं को पुनः सम्मान मिलेगा और हमारे स्वाभिमान की रक्षा का जो हमारा संघर्ष था वो पूरा हुआ। मेवाड़ की राजनीति को उसी रूप में देखा जाता है जो महाराणा प्रताप के संघर्ष के दौरान की उस कहानी को बयां किया जाता है। यानी कि जिस तरह से मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम को आज भी याद किया जाता है, ऐसे में जब भी सत्ता संगठन का निर्माण हुआ है तो यहाँ की राजनीति ने इसमें एक अहम रोल अदा किया है। तो दोस्तों, हमारे साथ मांगीलाल जी जोशी जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं मेवाड़ की राजनीति के बारे में ये क्या सोचते हैं। और एक नया सवाल आज यहाँ सभी के बीच में इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि मांगीलाल जी जोशी के पास में आखिर वो क्या आखिरी फोन आया कि जनता सेना का भाजपा में विलय हो रहा है। देखिए, मूल रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं जी। परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको क्रश करने का, हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने का काम जी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने किया जी। और हमारा स्वभाव नहीं है कि जिस प्रकार से अपमानित करना कार्यकर्ताओं को और काम लेना हमारे यहाँ के प्रमुख नेता का स्वभाव जो बन गया था, हमने उसका विरोध किया। भाई, पार्टी के अंदर हमारा एक परिवार है, इस प्रकार से कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। पर हमारा मतभेद इतना हुआ कि उन्होंने हमको राजनीतिक दृष्टि से क्रश करने का काम चालू किया, तो हमने पार्टी छोड़ना तय किया। पर यह तय हुआ कि भाई, पार्टी छोड़ करके हम कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हम चूंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ के संस्कार के लोग हैं, इसलिए जनता सेना बनाई स्वाभिमान के संघर्ष के लिए। तो मेवाड़ में इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जिनका इस बात का संघर्ष था कि हम अपने सिद्धांतों को छोड़ेंगे नहीं, पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, विधानसभा में विरोध करेंगे पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और इसी नाते अलग पार्टी हमारी बनी। और इसीलिए आपको जानो, मैंने पहले भी कहा कि गत लोकसभा में उदयपुर शहर में मैंने अर्जुन जी का सहयोग किया और मावली में सीपी जोशी जी का सहयोग किया, क्योंकि सीपी जोशी जी चुनाव से पहले मेरे पास में यहाँ घर पे आए थे। उन्होंने कहा कि वो जनता सेना अलग कैंडिडेट लड़ेगी तो पार्टी को नुकसान होगा, और आप लोग कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक लोग हैं, उन सिद्धांतों को मानने वाले हैं। तो मैंने एक मध्यस्थ रास्ता निकलवाया कि भाई, मोदी सरकार का हमारा विरोध में, इसलिए हमने लोकसभा में सीपी जोशी को सहयोग करेंगे। और इसी कारण से हमारा लगातार संबंध प्रदेश के नेताओं से, विशेषकर जो गुलाब जी की कुछ बातों से असहमत थे, उनसे संबंध और संपर्क रहा। मैं आपको आज बता दूं, आश्चर्य होगा आपको कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश ने आज दिन तक पार्टी से अलग नहीं किया। मैं आज भी पार्टी का मेंबर हूं। गुलाब जी ने भले ही प्रयास किया होगा, पर पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व मानता है कि भाई, ये लोग पार्टी के लिए उपयोगी है। जनता सेना में है, पर जनता सेना ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं किया। एक व्यक्ति का विरोध हमारा था सैद्धांतिक दृष्टि से। और आज हमारा विलय, जनता सेना का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, तो हम ये मान के चलते कि हम अपने परिवार में ही थे पहले भी, और अब परिवार को और मजबूत करेंगे ताकि मेवाड़ के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि मावली हो, वल्लभनगर हो, उदयपुर शहर हो, घोगुंदा हो, चलंबर हो, प्रतापगढ़ तक हमारा काम है। यानी जनता सेना का कहीं न कहीं नीचे ऐसा काम फैला हुआ है कि जो पार्टी के लोग हैं और पार्टी से असंतुष्ट चल रहे वो हमारे से जुड़े हुए हैं। जनता सेना का विलय होने से निश्चित रूप से सारे ही कार्यकर्ताओं को पुनः
सम्मान मिलेगा और हमारे स्वाभिमान की रक्षा का जो हमारा संघर्ष था वो पूरा हुआ। किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने का भी मौका मिल सकता है? देखिए, चुनाव तो जहाँ तक लड़ने का सवाल है, इस बार भी मेरे पास में मावली से चुनाव लड़ने का पार्टी की ओर से प्रस्ताव आया, पर मैंने कहा अब मेरा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं रहता है, किसी नए व्यक्ति को मौका दो। और कृष्ण गोपाल पालीवाल का नाम मैंने ही रखा जी। पार्टी ने टिकट भी दिया, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं हूँ जी। और मेरी एक इच्छा थी कि वास्तव में हम भारतीय जनता पार्टी परिवार से पुनः जुड़े, क्योंकि जिस व्यक्ति से हमारा मतभेद था वो तो चला गया यहाँ से, राजनीति से आज की तारीख में बहुत दूर है। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि उनके जाने के बाद में पार्टी यहाँ कमज़ोर हुई जी। पार्टी कमज़ोर हुई है। तो हमको लगा कि वास्तव में देखो कि हम भी बाहर रहेंगे, गुलाब जी यहाँ से आपको बीच में रोकता हूँ यहाँ पे मैं। पार्टी कमजोर हुई तो किस रूप में हम देखते हैं? जिन लोगों को मौका मिलना चाहिए था उनको मौका नहीं मिला, या जिनकी ताकत यहाँ दिखनी चाहिए वह ताकत नहीं दिखी? देखिए, गुलाब जी ने उन लोगों से बड़ी उम्मीद की जी कि ये लोग कुछ कर दिखाएंगे, पर वास्तव में उनकी कसौटी पर वो खड़े नहीं उतरे। उनका अपना मापदंड था कि भाई नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, ये पुराने चले गए कोई बात नहीं, हम उनका विकल्प खड़ा कर देंगे, पर वो शायद पंचर सिद्ध हुए जी। और इस कारण से पार्टी को जिस आधार से आज वास्तव में मेवाड़ के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो गुलाब जी की तरह से यहाँ नेतृत्व कर सके। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आता है या देश के गृह मंत्री आते हैं, तो मंच का संचालन करने वाला भी कौन अजीब व्यक्ति जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं, पहचान नहीं, जिसकी छवि गुलाब जी की निगाह में खराब थी। यानी ऐसा लगता है कि गुलाब जी को डैमेज करने के लिए कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं, इसलिए वो एक्टिव होकर आगे दौड़ रहे हैं, पर इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये तो और उनसे गुलाब जी से भी 10 कदम आगे है पार्टी को नुकसान करने वाले। तो हमको भी लगा, तो हमने तय किया हमारी कोर कमेटी में कि यदि पार्टी की ओर से प्रस्ताव आता है ससम्मान, तो चूंकि हम लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे नहीं, यदि वो आग्रह करते हैं, सहयोग मांगते, सहयोग देंगे, और विलय का आग्रह करेंगे तो हम निश्चित रूप से। तो इस बारे में मेरी खुद भी सीपी जोशी जी से, चुन्नीलाल जी गरासिया से और प्रदेश के बाकी नेताओं से भी बात हुई कि वास्तव में, तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी आप विलय के लिए तैयार मन बनाओ सब लोग। मेरे रणधीर सिंह से बात हुई, कोर कमेटी में बात हुई, प्रमुख लोगों से बात हुई, तो हमने कहा कि भाई आपका सम्मानजनक प्रस्ताव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जनता सेना मिल जाएगी जी। और अकस्मात जैसा रणधीर सिंह ने कल मेरे को बताया कि वो जयपुरी है और उनको सीपी जोशी जी ने कहा कि हम आपको पार्टी में विलय कर रहे हैं, इसलिए आप आइए और तुरंत आप मेंबरशिप ग्रहण कीजिए जी। और इस कारण तत्काल भारतीय जनता पार्टी में जनता सेना का विलय हो गया है। तो संपूर्ण मेवाड़ में जनता सेना अलग कोई पार्टी अब नहीं है, हम जनता सेना के पार्ट हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पार्ट हैं। ये बता दीजिएगा कितने लोग अब इसमें जुड़ चुके हैं पार्टी में? सीधे सीधे हम कहते हैं तो बीजेपी को कितना यहाँ से आज सदस्यता का एक मंच पूरा मिला है? आप सोचिए, वल्लभ नगर में खराब से खराब स्थिति में हम 50,000 वोट ले जाते हैं जी। मोदी लहर में भी जी। मावली के अंदर हमारे 10,000 करीब लोग हैं जी जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। फिर सलुम्बर हो, गोगुंदा हो, उदयपुर शहर हो, तो हमारी जो स्थानीय इकाइयाँ हैं उन इकाइयों में जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पर वो चूंकि रुष्ट होकर के पार्टी से अलग हुए तो उनकी निष्क्रियता से पार्टी को नुकसान हो रहा था। अब वो लोग हमारे साथ सब जुड़ेंगे और पार्टी को सक्रिय होकर सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से मेवाड़ संभाग में फिर राजपूतों में जो एक प्रभाव जाएगा। फिर मैं एक ब्राह्मण नेता के रूप में उदयपुर में भी और मावली में भी वर्चस्व रखता हूँ, मावली में भी। तो इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से दोनों ही लोकसभा में 1 लाख मत का लाभ होने वाला है। विशेषकर आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को बड़ा कल अफसोस हुआ कि कृष्ण गोपाल जिसको हमने सहयोग किया, टेलीफोन किए पर जनता सेना से जुड़ा होने के नाते खुल करके नहीं गया मैं, तो वो बहुत मामूली वोट से हार गया, 1500 वोट से। अगर मैं पहले निर्णय हो जाता पार्टी का तो हम शायद खुल करके उसके पक्ष में जाते तो मावली की सीट भी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती है जी।
तो हमारे जुड़ने से पार्टी को लाभ मिलने वाला है। और विशेषकर ये है कि जो हमारे साथ जुड़े हुए वो ही, और जनता के अंदर एक है कि यार पार्टी दो फाड़ है, और इस कारण से पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पसोपेश पे और नाराज और बड़े कुंठित थे। वो सब एक मन से एक मुखी होकर पार्टी के लिए लगेंगे। जी गुरुजी, अब गुट की बात आती है। जब अलग अलग गुट हम कहते थे और एक दूसरे को गालियां भी अच्छी खासी सुनाई देती थी, और वे कितने एक दूसरे को सहयोगी बनेंगे, क्या उनका भी विलय होगा, क्या उनका भी मिलन होगा, क्या वे भी अपनी बात मानेंगे, क्या कहीं भाईचारा बढ़ेगा, या फिर राजनीतिक इसी तरह की विरोधाभास? देखिए, वल्लभनगर का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो चाहता था कभी से, कभी हर बार आप बाहर से लाकर टिकट देते हो, रणधीर सिंह जी को मिला करके इनके परिवार से टिकट दे दो, झगड़े खत्म हो जाए। तो आम कार्यकर्ता तो वास्तव में इस झगड़े से परेशान था, पर वो गुलाब जी के कारण से, जिद के कारण से रणधीर सिंह जी का परिवार नहीं आना चाहिए, इस कारण से लोग बड़े मुश्किल में थे। अब वो संकट खत्म हो गया है जी। तो सारे गुट, फिर रासवाल हिम्मत सिंह जी झाला, उनकी भी अपनी भूमिका है रणधीर सिंह जी को पार्टी मिलाने की। जी। सीपी जोशी, उनकी भी भूमिका है। चुन्नीलाल जी गरासिया, उनकी भी भूमिका है। यानी कुल मिलाकर के पार्टी के जिले के जो प्रमुख पुराने लोग हैं, वो चाह रहे थे कि यह विवाद खत्म हो और उदयपुर जिले में कोई न कोई नया एक आधार बने पार्टी का, जी, ताकि मजबूती आए। अब गुरुजी, ये गुटबाजी को अगर हम पार्टी में विलय होने के बाद में यहाँ खात्मा होते हुए देखते हैं और एक नई शुरुआत हम देखते हैं, तो ऐसे में मेवाड़ की राजनीति को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आज की स्थिति के बाद? देखिए कि यहाँ पर गुट विशेषकर गुलाब जी और हमारा था उदयपुर शहर में, अब तो नहीं है। अब चूंकि गुलाब जी चले गए हैं और गुलाब जी के जो लोग हैं जी, वही गुलाब जी के गुट को निपटा रहे हैं। जी। आपको आश्चर्य होगा, जो गुलाब जी के लोग हैं जिनका टिकट कट गया, ताराचंद जी को मिला, तो जो विरोध में थे वो सब लोग गुलाब जी को निपटाने में लगे हुए हैं। और मेरी उम्र ऐसी है कि अब मेरे को चुनाव लड़ना नहीं। मैं आज स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर मेरा इस पार्टी के अंदर उपयोग पूरा लिया तो मैं ये गुटबाजी का जहर खत्म कर दूंगा। गुलाब जी पार्टी के अच्छे नेता रहे हैं, हमारा उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है जी। हम तो दोनों ही बड़े घनिष्ठ मित्र रहे हैं। गुलाब जी और मेरा विवाद तो सिर्फ एक मुद्दे पर हुआ कि बट जनरल मेयर यहाँ पर सीट निकली, तो मैंने अपना जनरल वार्ड होने के नाते यहाँ से पार्षद का टिकट मांगा। गुलाब जी ने कुछ चंद लोगों के, और उनका नाम लेना इसलिए पसंद नहीं करूंगा कि गुलाब जी को उन्होंने, वो कान के कच्चे हैं, भ्रमित किया जी, और मेरा टिकट कटवाया। वही प्रमोद जी समरा आज गुलाब जी के खिलाफ है, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। पर मेरी अपनी अब कोई महत्वाकांक्षा नहीं। अगर मेरे इसके शामिल होने से मैं चाहूँगा कि पुराने सारे ही कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और पार्टी मजबूत हो। गुलाब जी का भी अपना सम्मान होना चाहिए, पर बाकी लोग जो उपेक्षित है उनका भी सम्मान होना चाहिए, और पार्टी पुनः एक मुखी होकर काम करे। ये 11 साल का इतना लंबा संघर्ष आपने जनता सेना में रहते हुए देखा। रणधीर सिंह जी भिंडर साहब को भी कई संघर्ष के दौर आए, लेकिन अब आप क्या देखते हैं, किस तरह की विचारधारा बनेगी, किस तरह से कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जनता सेना सुप्रीमो के साथ कार्यकर्ताओं को तालमेल नहीं बैठे? ऐसा क्या देखते हैं आप? एक बात मैं आपसे कह दूं जी, कि रणधीर सिंह जी का स्वभाव ग्रुपबाजी का है ही नहीं। जी, मैं तो मान लो और खुरापात करता हूँ जी, छिपाता भी नहीं हूँ जी, पर मैंने संकल्प कर लिया, मैंने कह दिया जो भी आया, मैंने कहा कि इस बार मेरे कारण से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा तो ये नहीं। जो चुनाव के समय में रणधीर सिंह जी भिंडर साहब का भी एक बयान आया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, चावड़ा जी भी उसमें जुड़े थे, और कुंदन जी कशेर तो ये कह के आए कि भाई मैं पार्टी को समर्थन देने आया हूँ, कांग्रेस से समर्थन दें, क्यों हमारी जो बातें हैं या हमारा जो रेस्पेक्ट है उस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में नाराजगी के जताते हुए वे सहयोग देने आए। लेकिन जिस तरह से चावड़ा जी को हमने पार्टी में आते हुए देखा और आखिरी चुनाव की बात महाराज साहब ने कही थी, रणधीर सिंह जी भिंडर साहब ने कही थी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुबेर सिंह हो और चाहे कुंदन सिंह जी कचेर हो, यानी कुबेर सिंह जी का भी अपना जनाधार है जी,
और कच्छेर का भी अपना प्रभाव है, और उन दोनों के कारण से जनता सेना मजबूत हुई। अब रणधीर सिंह जी को चाहिए कि उनसे एक बार बात करें, क्योंकि उनका सम्मान रहे जी, और यदि वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं तो पार्टी को और ताकत मिलेगी जी, जी, और उनके सम्मान का भी वास्तव में पार्टी को लाभ होगा, और हम प्रयास करेंगे कि उनका सम्मान बना रहे। जी। अब गुरुजी, मेवाड़ के उन जनप्रतिनिधियों के बारे में बता दीजिए जो आज के दौर में वयोवृद्ध हैं। देखिए, पुरानी टीम में हम 2-3 लोग ही हैं, आज भी शांति जी चपलोत जी, गुलाब जी और मैं, जी, 3 ऐसे जो लगातार लगे हुए हैं, और हमारे तीनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर सिद्धांतों के मामले में तीनों ही अडिग हैं। ना जिद्दी हैं। गुलाब जी कंप्रोमाइज करते हो, ना शांति जी करते हो, ना मैं करता हूँ। तो यहाँ ये कहना ठीक होगा तीनों जिद्दी हैं? हाँ, तीनों जिद्दी है, ये बात भी सही है जी, पर हमारे कारण से पार्टी को नुकसान हो ऐसा हम कतई नहीं चाहेंगे। और क्योंकि अब हमारी कोई महत्वाकांक्षा, शांति जी की ऐसी स्थिति है, गुलाब जी की ऐसी है, गुलाब जी ने तो चरम यानी राज्यपाल बन गए और मैं नहीं बन पाया गुलाब जी के कारण से, तो कोई अफसोस नहीं, पर पार्टी की सेवा करूंगा यही पर्याप्त है। जी, इसलिए पार्टी हमारे तीनों के कारण से कहीं नुकसान होने वाला नहीं, आगे बढ़ने वाली है। जी। अब जो लोकसभा का चुनाव 2024 है और उसमें तो एक लिस्ट ऐसी देख रहे हैं जो पूरी की पूरी बीजेपी में कांग्रेस की लिस्ट शामिल हो गई, और चुनाव अमेरिका में भी होने जा रहा है, वहां पे भी ट्रंप और जो बाइडेन की चर्चा है। लेकिन इस चुनाव में तो ये सब तस्वीरें देख कर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी जो बाइडेन वर्सेस ट्रंप का चुनाव लग रहा है। ये तस्वीरें, राजनीतिक तस्वीरें आप देखते हैं, ये इस तरह की उठापटक की तस्वीरें मानते हैं, या फिर ये जोड़ तोड़ का सिलसिला लंबा कोई बढ़िया परिणाम देने वाला होगा, या घाटे का सौदा बीजेपी के लिए होगा? देखो, ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, क्योंकि भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, देश की अर्थव्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस ने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, चाहे कश्मीर का मामला हो, सीमा विवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि हो, चीन से संबंध हो। यानी आश्चर्य होगा, चीन से उन्होंने गुप्त समझौता करके राष्ट्रहित की बलि दी। ऐसी कांग्रेस देश के अंदर शासन करे, कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं चाहेगा। तो भले ही कांग्रेस को मिलाना पड़े, इस बार पुनः मोदी सरकार बननी चाहिए, इसके लिए संकल्पित है देश का व्यक्ति। सभी लोग चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना अहंकार छोड़ के बड़ा दिल रखे, सबको जोड़े, और मोदी के लिए कौन कांग्रेस का आ रहा, क्या आ रहा है, हम वास्तव में चाहते हैं कि मोदी सरकार बननी चाहिए। लोग कहते हैं कि यार रावत का विरोध कार्यकर्ता करेंगे, महेंद्र मालवीय का करेंगे। अभी कांग्रेस के आए हुए लोग या सरकारी कर्मचारी का प्रश्न नहीं है, अभी प्रश्न है कि केंद्र के अंदर सरकार मोदी की बननी चाहिए, तो लोकसभा में किसको पहुंचाना है? भारतीय जनता पार्टी का एमपी जीतकर जाना चाहिए जी। और इसलिए ये सब अमेरिका वाला आपने उदाहरण दिया, पर यहाँ पर कोई काम इसलिए नहीं करेगा। यहाँ सीधा है राष्ट्रभक्ति को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के, भगवान राम मंदिर का मुद्दा जो नहीं, वो तो उदाहरण इसलिए देना पड़ रहा है कि पूरी की पूरी एक लंबी फेरिस्त है, जो कभी पानी पी पी कर बीजेपी को गालियां दिया करते थे, आज वे सभी शामिल कर लिए गए। तो क्या कहीं ये बीजेपी का एक सही कदम मानते हैं कि ये कदम रखना गलत हो रहा है? देखो, तात्कालिक रूप से आज की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से कम्युनिस्ट और वामपंथी लोग कांग्रेस के साथ में और बाकी पार्टियां मिलकर जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्व, आज देश का मुस्लिम भी चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आए, सारी राजनीतिक पार्टियां भी चाहते हैं कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने राम का विरोध किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई, वो कैसे चाहेंगे कि राम का मंदिर वहां बने या भारतीय जनता पार्टी आए? कश्मीर की पार्टी क्यों चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी आए? तो ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को निपटाने के लिए कांग्रेस को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। राष्ट्र हित में ये फैसला बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, और राष्ट्र हित के लिए यदि बीजेपी ये कदम उठाती है तो ये सही कदम साबित होता है, ऐसा मांगीलाल जी जोशी का कहना है। अब देखिए ना, चित्तौड़ में आपके लोकसभा क्षेत्र जो आता है, वहाँ से विधानसभा सीट निर्दलीय के रूप में चंद्रभान जी जीते,
उनको पार्टी में अभी बुलावा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने कई बार इसके लिए इच्छा भी जताई। क्या जब कांग्रेस के इतने लोगों को लिया जाता तो उनको नहीं लिया जाना चाहिए? लेना चाहिए। तो ये क्या चंद्रभान आख्या आज भी यानी वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तात्कालिक परिस्थितियां हुई, उसके स्वाभिमान पर चोट लगी, विद्रोही खड़ा हो गया, पर जनता ने जन समर्थन दिया। इसका मतलब वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों ने उनको जिताया जी, क्योंकि कांग्रेस को जिताते। तो भारतीय जनता पार्टी की बात उनके मन में है। कहीं न कहीं प्रयास चल रहा होगा कि सीपीजी और उनके बीच जो मनमुटाव हुआ है उसको दूर करके राष्ट्र हित में उनको पुनः पार्टी में लेना चाहिए। अभी वर्तमान में जो हालात है उसको आप चित्तौड़ के राजनीतिक हालात को किस रूप में देखते हैं? आपने विश्लेषण अगर सोचा हो तो। देखिए, चित्तौड़ में आज भले ही विरोध हो, पर मैंने एक बात कही कि लोग मोदी को वोट चाहते हैं केंद्र में। तो लोकसभा में चाहे कोई विरोध करे, पार्टी का कार्यकर्ता नाराज भी हो जाए, पर वोट मोदी को देगा जी। यूं विरोध करेगा बाहर, पर जहां वोट का सवाल आता है, मैंने कहा ना आपको कि हम जनता से उन्होंने निर्णय कर लिया कि वोट तो हम मोदी को ही देंगे लोकसभा में। तो जी, तो ये कि एक स्थिति उनकी भी है। वो नहीं चाहेंगे कि कहीं हमारा एक सांसद भी कम हो, यानी 25 में से 25। इसलिए चित्तौड़ की नाराजगी में हो सकता है 5-7 हज़ार वोट का नुकसान हो, पर चित्तौड़ हो चाहे मावली, कुलदीप जिन भली 32,000 वोट लिए, पर क्या 32,000 वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोकसभा में हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते हैं। यानी लोग भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी को वोट देंगे क्योंकि मोदी सरकार बननी चाहिए। इसलिए इस नाराजगी का कोई विशेष प्रभाव, पर मैं कहता हूँ कि उनसे भी बात करके कोई न कोई मध्यस्थ रास्ता निकालना चाहिए ताकि पार्टी मजबूत हो। जी, अब चित्तौड़ लोकसभा सीट की बात चल रही है तो हम पूर्व सांसद गिरिजा व्यास के बारे में बात कर लेते हैं। अभी मीडिया से उन्होंने वार्ता की और उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि मैं तो अब सिर्फ कहानी मात्र हूँ। इसको कोई नकार नहीं सकता है, और जब तक उसमें क्षमता थी पार्टी के लिए खूब काम किया, और आज उम्र ऐसी है वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो पीड़ा छिपी हुई है कि गिरिजा जी को कांग्रेस पार्टी सम्मान नहीं दे रही है। मैंने कहा ना, कहीं न कहीं वो भी अपमानित महसूस कर रही है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में गिरिजा जी को कांग्रेस के ही एक गुट ने खुल करके हराने का काम किया। यानी गिरिजा जी की बुढ़ापे की जो तपस्या थी, बुढ़ापे तक की जो तपस्या थी जी, उसको कांग्रेस के लोगों ने मटिया मेट कर दिया। तो वो कसक है उसको जी। वो वास्तव में गुलाब चंद जी कटारिया भारतीय जनता पार्टी से नहीं आ रही। गत विधानसभा चुनाव गिरिजा जी कांग्रेस से आ रही है। मैं अभी भी कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैं गुलाब जी के खिलाफ था, पर कांग्रेस के लोगों ने जैसे हमारे साथ संपर्क किया तो मैंने कहा कि ये तो वास्तव में इस पार्टी का सत्यानाश होना ही है जी। इसलिए वो कसक गिरिजा जी की अपने आप मुंह पे आई है। गुरु जी, मेवाड़ में इतने राजनीतिक दौर चले हैं, आप आज खुद को कहाँ देखते? देखिए, एक बात मैं कह दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी खूब ताराचंद जी का विरोध हुआ खुल करके, और ऐसा विरोध हुआ कि ताराचंद जी की जमानत जब्त होगी जी। पर जो लोग तय करके बैठे थे कि इनको हराना, वो कुछ नहीं कर पाए। ताराचंद जी को हराना कुछ नहीं कर पाए। ताराचंद जी टिकट मिलने के बाद मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि मैं 25,000 से जीतूंगा। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि देखो, तुम जीतोगे ये तय है, पर इसलिए जीतोगे कि गुलाब जी के नाराज लोग सब आपके साथ में जुट जाएंगे, पुनः पार्टी में वो आना चाहते हैं। और यही हुआ कि वास्तव में वो 32,000 से जीत गया। और ताराचंद जी की जीत के पीछे जो गुलाब जी को डाउन करने का काम पार्टी के लोगों ने जो किया अंदर रह करके, गुलाब जी को विचार करना चाहिए। उन्होंने खूब सेवा की होगी, पर पार्टी में इतने दुश्मन तैयार कर दिए, वो दुश्मन खुल करके ताराचंद जी के पक्ष में जुट गए और उनको 32,000 से जिताया। गुलाब जी जीते 9,000 से, वो जीता 32,000 से। यानी कितने विरोधी खड़े किए, गुलाब जी को वास्तव में लगा होगा। जी गुरु जी,
राजनीति के इतने दौर चले हैं, मेवाड़ की जो जनप्रतिनिधि हैं जिसमें रस्साकसी चली है या रोकने के प्रयास होते रहे हैं, मांगीलाल जी जोशी आज खुद को कहाँ देखते हैं? अगर मांगीलाल जी जोशी के जीवन में इस तरह के राजनीतिक रस्साकसी के दौर नहीं आते तो वे आज अपने आप को कहाँ देखते थे, और मेवाड़ का इस राजनीतिक क्षेत्र को आज कहाँ देखते थे अगर ये सब रुकावटें नहीं होती, इस तरह के संघर्ष नहीं होते? तो देखिए, यदि गुलाब जी अपनी पूरी ताकत मुझे निपटाने में नहीं लगाते तो इतना मैं कह सकता हूँ कि उसके जैसा योग्य व्यक्ति कोई नहीं वो मुख्यमंत्री बनता। उन्होंने अपनी पूरी ताकत मेरे को निपटाने में लगाई और मैंने अपनी ताकत गुलाब जी को निपटाने में लगाई। हरा नहीं पाया, पर जितना डैमेज मैंने गुलाब जी को किया, चाहे जातिवादी व्यवस्था को लेकर के, चाहे उनके साथ में भरे हुए भ्रष्ट चोरों को लेकर के, राजनीति में जिस प्रकार से ग्रुपवाद पैदा किया है, मैं जयपुर और दिल्ली तक लगातार उनके खिलाफ नेताओं को अपनी बात पहुंचाता रहा। तो गुलाब जी को नीचे खोखला करने मैंने भी कमी न रखी, क्योंकि गुलाब जी ने बिल्कुल आखिर में विधायक का चुनाव लड़ा 98 में, 25 साल पहले, और गुलाब जी की पूरी ताकत इस षड्यंत्र में लगे कि मेरे अलावा उदयपुर में कोई नहीं हो। अरे भले आदमी, तुम गृह मंत्री बन गए, मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो आए तो मेरी छाती पर 2003 में बड़ी सादड़ी पर से आए तो मेरा टिकट कटवा के आए तो मेरे को कहीं और जगह एडजस्ट करते तो गुलाब जी आज मुख्यमंत्री होते, पर वो अपने कर्मों से डूब गए। अब मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। सुखाड़िया जी के बाद कोई तस्वीर बन के आती है तो मेवाड़ की एक नई तस्वीर होगी, लेकिन कितना हम पिछड़ गए और कितने इलाके दूसरे जो है वो विकास की ओर चले गए, क्या देखते हैं आप? देखिए, मेवाड़ का सशक्त नेता, वार्ड अध्यक्ष कौन बनेगा, न पार्षद कौन लड़ेगा, न यहाँ ताराचंद जी के घर पे बैठक करनी है, न कभी प्रमोद जी के यहाँ बैठक करनी है, इसी में पूरी की पूरी एनर्जी खर्च कर दी उन्होंने। शायद ये पूरी ताकत वो दिल्ली और जयपुर में लगाते तो कभी के मुख्यमंत्री बन जाते वो, पर उन्होंने बस आज भी आते हैं नाली का उद्घाटन, ये छोटे मोटे काम। आखिर में राज्यपाल महोदय हो, आज भी आपको गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इतना डिस्टेंस हो कि साल में एक बार आए, 2 बार आए, आप तो हर एक महीने में आते हो, तो इनकी ताकत क्या कि लोकल इस मामले में उलझ गई है जी। बाकी इनकी ताकत जयपुर और दिल्ली में लगती है। आज राष्ट्रीय नेता होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट भी आ गई है, आज आप भी बीजेपी के अब सदस्य के रूप में हैं और बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं। इस सीट के लिए जो मन्ना लाल जी रावत का नाम तय किया, इसके अलावा मालविया जी भी अब बीजेपी में आ गए हैं, आप ऑल ओवर क्या कहते हैं? सबसे पहले तो उदयपुर की सीट की बात कर लेते हैं। देखिए, मन्ना लाल जी रावत पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया जी, और केंद्र में सरकार बननी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन मन धन से उसको जिताने के लिए काम करेगा जी। ये बात सही है कि उनका कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं है आज की तारीख में, पर कार्यकर्ता के सामने कोई विकल्प नहीं है, पार्टी जीतनी चाहिए आज की तारीख में, एक लक्ष्य जी। इसलिए मुन्ना लाल जी रावत हो और चाहे महेंद्र जी मालवीय हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी को जिताने के लिए काम करेगा। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है जी, व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता। ये एक बड़ी सहयोग की बात हमारे साथ रही है कि जब भी हमने इंटरव्यू किया, मांगीलाल जी जोशी ने दिल से सब कुछ खोल करके रख दिया, या यूँ कह सकते हैं कि दिल से सब कुछ कह दिया। अब ये दिल से बोलने वाली राजनीति में तो लोग जो आते हैं वो दिल से बोलना और सोचना बंद कर देते हैं, दिमाग से बोलना शुरू करते हैं। मांगीलाल जी जोशी के दिल में आज भी ये दिल से बोलने वाली बात कहाँ से लगातार देखी जाती है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से जो नुकसान मेरे को होना था हो गया, पर मेरे कारण से पार्टी को नुकसान नहीं हो, जिसकी खामी है। मैं गुलाब जी के साथ में था, हमारा कितनी बार मतभेद बैठक में हो जाता है। गुलाब जी मान लो गलत करते, जिस प्रकार से तानाशाही का स्वभाव है, तो मैं कहता गुलाब जी ये ठीक नहीं है जी। आपने अच्छा नहीं किया, उसका अपमान किया, आपने ठीक नहीं किया, मैं कहने का स्वभाव है। पर मेरे कहने के कारण से कहीं कहीं उन्होंने अपनी मनमानी रोकी भी थी जी, तो पार्टी को नुकसान नहीं हुआ। हो सकता है कि हमारा टकराव बढ़ा, उन्होंने गांठ बांध ली, पर मेरे गांठ बांधने से मेरा क्या फर्क पड़ता है कि ऐसी उम्र है कि जीवन भर मैं संघ और बीजेपी का गीत गाता रहा,
और अपने स्वार्थ के लिए समझौता करके सच्ची बात पार्टी के नेताओं को नहीं कहूं तो मेरा जैसा बेईमान कोई नहीं है। जी, मांगीलाल जी जोशी ने राजनीति के दौर को देखते हुए मेवाड़ के उस राजनीतिक क्षण को भी समझा है और इसी की वजह से इनको दिल से बोलने वाले एक स्पष्ट वक्ता भी कहा जाता है। ये जो कुछ कहते हैं बेहद सटीक तरीके से कहते हैं। मांगीलाल जी जोशी का ये भी कहना है कि गुलाब चंद जी कटारिया हो चाहे मैं, हम दोनों के बीच में विचारों को लेकर हमेशा ही 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, यूआईटी का गठन नहीं कर पाए। यानी गिरिजा जी ने कहा ना भाई उनको सम्मानजनक कहीं कहीं निगम या बोर्ड का चेयरमैन बनाते, मंत्री स्तर का दर्जा देते, उनका सम्मान। यानी कांग्रेस में तो कार्यकर्ता का सम्मान करना सीखा ही नहीं है जी। और इसलिए नई खेप नेता के रूप में कांग्रेस में वास्तव में आज की तारीख में शून्य है जी। जब नेतृत्व ही नहीं होगा तो पार्टी कहाँ से मजबूत होगी। तो कांग्रेस में आज की तारीख में आप उदयपुर जिले के अंदर ले लो, एक लाल सिंह जी झाला के अंदर कुछ दम है। भाई कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। अब नेता नहीं है तो जनता किसको वोट दे। यानी आदमी को देखती है। अब इन मरे हुए ऐसे लोग जिनका अपना कोई वजूद नहीं है उनको कौन वोट देगा। तो पार्टी का भविष्य तो खराब होना ही हो रही है जी। कांग्रेस का भविष्य ठीक नहीं है और इसलिए कांग्रेस के नेता लोग पूरे देश में पार्टी छोड़ करके पलायन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 2029 में भी कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता, कोई इलाज। यानी 29 के बाद में आगे कोई नया नेतृत्व उभरे। उदयपुर में अभी पासपोर्ट कार्यालय नहीं आया है, पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहा है और राष्ट्र न्यूज के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है और उस मुहिम का उद्देश्य यही है कि उदयपुर को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस मिलना चाहिए। यह यहाँ का हक भी है। कोटा चला गया उसका विरोध नहीं है। मांगीलाल जी जोशी क्या कहते हैं इस पर? देखिए उदयपुर के साथ अन्याय हुआ, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। जनप्रतिनिधियों ने जिस ताकत के साथ में उदयपुर की इस मांग को उठाना चाहिए केंद्र के और विदेश मंत्रालय के सामने नहीं उठा पाए और निश्चित रूप से इस बार प्रयास रहेगा इस नई सरकार बनने के बाद में कि उदयपुर की यह वाजिब मांग यानी पूरा मेवाड़ संभाग, यहाँ से विदेशों में लोग काम करने वाले सबसे बड़ी संख्या में है जी और शायद कोटा से भी अधिक पासपोर्ट बनाने वाले उदयपुर में है। 80% ज्यादा बन रहा है यहाँ। आप अंदाज लगाइए इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद में भी यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय नहीं है तो इसका मतलब मेवाड़ के नेताओं की कई कमजोरी है। निश्चित रूप से इस बात को पार्टी के मंच पर प्रयास करेंगे उठाए ताकि सरकार अपनी इस डिमांड को पूरा करे। हमने जब कैंडिडेट मन्नालाल जी रावत से उनके घोषणा पत्र में इसको शामिल करने की बात कही तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार करते हुए ये कहा कि ये जनता की ज़रूरत है, उदयपुर संभाग का हक है, इसको ज़रूर लाएंगे। क्या कहते हैं आप? देखिए कोई भी इसको मना तो नहीं कर सकता है जी। अब उनकी आवाज़ कितनी प्रभावी रहती है चुनाव जीतने के बाद में, जैसे ताराचंद जी ने कुछ नया करने का प्रयास किया है, पर पार्टी का कितना सहयोग होता है, सरकार का कितना सहयोग होता है, उस पर सफलता निर्भर करती है जी। अब आयर नदी के बारे में या ट्रैफिक के बारे में, एलिवेटेड रोड के बारे में ताराचंद जी कुछ करना चाहेंगे तो सरकार का भी सहयोग चाहिए, पार्टी का भी चाहिए और जनमानस का भी आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसे ही अगर मन्नालाल जी ने कहा है तो निश्चित रूप से उनको इस बात को जीतने के बाद में ध्यान रखना चाहिए कि उदयपुर की वाजिब मांग है। पार्टी के नेताओं को इसके बारे में पार्टी के वरिष्ठ लोग जो प्रभावी है राज्य में, केंद्र में, उनका सहयोग लें और बात करें और निश्चित रूप से उसका लाभ मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये थे मांगीलाल जी जोशी जिन्होंने बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन मेवाड़ में ऐसे प्रसन्न मन वाले जनप्रतिनिधि बेहद कम मिलते हैं और दिल से बोलने वाले लोग तो मेवाड़ में बेहद कम इसलिए देखे जा सकेंगे क्योंकि यहाँ संघर्ष की कहानी खुद लिखते रहे हैं। और राजनीति के इस दौर में तो अब ये कहा जाता है कि दिमाग से बोलने वाले जनप्रतिनिधि ही सक्सेस माने जाते हैं। दिल से बोलने वाले जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति में क्या कुछ कमी रह जाती है। धन्यवाद, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।